जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास 8 की एससीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्लास 6 और 7 के का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है ग्रामीण जीवन और समाज। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की पुस्तक। रिकार्डो एक व्यक्ति का नाम है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। ठीक है, अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं कि सुमेलित कीजिए में अक्सर ज़्यादातर हमें लेखक उनके किताबों का मैचिंग करने को दे दिया जाता है। तो ये आपके चूंकि चैप्टर में है तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रिकार्डो की पुस्तक का क्या नाम था? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का। ठीक है, माहौल व्यवस्था कहाँ का लागू हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ गांव के समूह को कहा जाता था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में माहौल व्यवस्था थी। अगला पॉइंट है नकदी फसल ऐसी कृषि उत्पादन होता है जिससे खेतों से सीधे व्यापारी द्वारा खरीद लिया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है नकदी फसलों के: गन्ना, नील की खेती, तंबाकू, अफीम इत्यादि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसान खेतों में इन फसलों को लगाता है और फसल पकने पकने तक ही क्या करता है, व्यापारी खेतों से ही उचित दाम देकर के फसलों को खरीद लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दीनबंधु थे। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो माइकल मधुसूदन ने किया था। माइकल मधुसूदन दत्त इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट है बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती थी। पहला क्या था? तो जीरात, और दूसरा क्या था? असामी बार। जीरात के अंतर्गत क्या होता था? तो जीरात में सीधी अपनी देखरेख में अंग्रेज बागान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। अर्थात जो बागान के मालिक होते थे वो प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों से खेती करवाते थे। और आसामी बार में क्या होता था कि बागान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की जमीन पर खेती, नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। ठीक है, तो कहते थे कि रैयतों से कि तुम आप अपने खेतों में नील की खेती करो, यानी एक जबरन कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट है तीन कठिया प्रणाली चंपारण में प्रचलित थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है बिहार में अंग्रेजों के साथ अस्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले जो भूमि का मालिक होता था वो राजा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक होता था वो किसान को माना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19%, ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, 19% भूमि पर लागू की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम यह व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो बंगाल में लागू हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार जो होते थे वो किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करा देते थे और बचा हुआ 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम और दायित्व के लिए अपने पास रख लेते थे। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। चैप्टर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा पॉइंट्स थे नहीं, तो इतने पॉइंट्स थे जो आप एग्जाम में काम आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए। उसके लिए क्लासेस तैयार कर लिए जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि जब भी नई नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।